हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है षष्ठी विभक्ति। ये संबंध के नाम से जानी जाती है, पर ये कारक नहीं है क्योंकि जितने भी कारक थे वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना गया है क्योंकि इसका क्रिया से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। ये हमने सबसे पहले कारक के वीडियो में देखा था। तो अभी इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम देखेंगे। तो इसका संबंध जो चिन्ह है संबंध विभक्ति के लिए बनाने के लिए वो क्या है, का, के, की, जिससे कि संबंध बनाया जाता है। किसका किसके साथ में क्या रिलेशन है वो बताने के लिए का, के, की इसके चिन्ह हैं। इसका जो सूत्र है वो है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे का मतलब होता है जो शेष बचा है। शेष कहाँ से बचा? कारक में जो कुछ बता दिया गया है, कारक के चिन्हों के अलावा जो एक और चीज़ बची हुई है संबंध रिलेशन बताने वाली, वो षष्ठी में आ जाती है। इसीलिए लिखा है षष्ठी शेषे। जितना भी कारक के अलावा बचा है वो षष्ठी में है। तो संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा प्रकार है? पहला है स्व स्वामी भाव संबंध, दूसरा है जनक जन्य भाव संबंध, तीसरा है कार्य कारण संबंध। तो स्व स्वामी भाव संबंध मतलब होता है दासत्व भाव वाला, मतलब एक मालिक है और एक उससे छोटा है, मतलब एक काम कराने वाला और एक काम करने वाला। जब इस टाइप का रिलेशन होता है तो वह स्व स्वामी भाव संबंध होता है। दूसरा है जन्य जनक भाव संबंध, मतलब कि एक जनक मतलब पैदा करने वाला और एक पोषण जिसका पोषण किया जा रहा है वो, एक वो वाला संबंध होता है। तीसरा होता है कार्य कारण संबंध, मतलब कि किसी न किसी कारण से कोई ना कोई कार्य पैदा होता है, किसी न किसी हेतु से कोई ना कोई चीज़ का पैदा होना, वो कार्य कारण भाव कहलाता है। इसके उदाहरण के लिए हम मिट्टी का घड़ा लेते हैं। जैसे घड़ा बनाने के लिए जो मिट्टी है वो कारण है, आगे मिट्टी ही नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन सकता है। जनक जनक भाग में रामस्य पुत्र है, ठीक है। दास भाव के लिए है वनवारी दास या पुत्र आशित, मतलब कि जहाँ पे भी दास के लिए संबंध आता है वहाँ पे ये वाला संबंध लग जाता है। तो उदाहरण के लिए है रामा दशरथ पुत्र आशित, तो ये इसमें कौन सा संबंध बनेगा? जनक जनक भाव वाला संबंध। भारत अस्माकम राष्ट्र अस्ति, ये स्वस्वामी भाव मतलब हमारा देश है, मतलब कि हमारा स्वामी कौन है, हम किस राष्ट्र में रहते हैं वो बताने के लिए है। वनवारी दास से पुत्र आशित, ये भी दास भाव के लिए स्वस्वामी भावत्व भाव संबंध पैदा करता है। अब है इसका प्रयोग कहाँ होता है? सबसे पहले इसका प्रयोग होता है षष्ठी हेतु। षष्ठी हेतु मतलब कि हेतु के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तो जहाँ पर ऐसे वाक्य जहाँ पर हेतु लिखा गया हो वाक्य में, या हेतु का अर्थ प्रकट करने के लिए किसी चीज़ को बताया गया हो, दोनों ही स्थानों में दोनों ही चीज़ों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब ये हेतु का हेतु ऐसे का ऐसा ही लिखा हो वाक्य में, या हेतु के अर्थ में कोई चीज़ बताई गई हो। जैसे यहाँ पर लिखा है उदाहरण के तौर पर रामः धनस्य हेतु कार्य करोति, तो रामः धनस्य हेतु कार्य करोति में हेतु शब्द भी आया है और कार्य करने का कारण क्या है? धन, धन के लिए कार्य करता है, तो धन में भी षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो इसमें हेतु भी है और हेतु लिखा भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में करेंगे एक में नहीं करेंगे, दोनों में ही करेंगे। फिर दूसरा उदाहरण है सह अध्ययन से हेतु विद्यालयम गच्छति, वह है विद्यालय के लिए, विद्यालय के हेतु, वह अध्ययन के हेतु विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर भी हेतु भी लिखा है और अध्ययन भी लिखा हुआ है, तो अध्ययन कारण हो गया, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगेगी और हेतु में भी षष्ठी विभक्ति लगेगी। हेतु उकारांत है तो हेतु बनेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, और अध्ययन का अध्ययन से बनेगा, धन का धनस्य से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके पहले हमने कारक पढ़े हैं उसमें कई जगह पर आपने देखा होगा कि अन्य कारकों के साथ में षष्ठी विभक्ति भी लिखा है, तो मैंने उन सभी सूत्रों को फिर से यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ उनके नाम लिख रही हूँ। आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं कि तुल्य से सदृश, मतलब जहाँ पे तुल्य कंपेरिजन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, सिमिलरिटी बताई जा रही है, वहाँ पर तृतीय विभक्ति का भी, तृतीय कारक का प्रयोग हो रहा था और षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग कर सकते हैं। दूर आंतिक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। पंचमी जहाँ पर दूर शब्द का प्रयोग है और आंतिक मतलब समीप अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर दोनों जगह पर षष्ठी और पंचमी दोनों ही सही है, दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। षष्ठी करेंगे तब भी सही है, पंचमी करेंगे तब भी सही है। जैसे उदाहरण है इसका, विद्यालय है ग्रामस्य दूरम अस्ति, गृहस्य निकटम पत्रालयः अस्ति, तस्य सदृश्य मोहना अस्ति। तो ये तीनों के उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए, नियम नहीं बताया है। मतलब जैसे सदृश भी आया है यहाँ पर, निकट मतलब समीप भी आया, दूरम मतलब दूर भी आया। तो यहाँ पे किसके दूर? ग्राम से दूर, तो ग्राम में षष्ठी विभक्ति लगेगी। किसके पास में? ग्रह के पास में, तो ग्रह में षष्ठी विभक्ति लगेगी। किसके सदस्य? उसके सदस्य, तो वो तस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति का बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इन सदृश, निकट और दूर में षष्ठी विभक्ति नहीं लगनी है, जैसे कि हेतु में लग रही थी। लास्ट वाला है षष्ठ च अनादरी, किसी का भी अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर भी षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है।
जैसे कि सह मम निवारयते अपि अब अगच्छत, वह मेरे मना करने पर भी चला गया। मतलब कोई किसी को मना कर रहा है और उसकी बात ना सुन के आगे चले जाना, ये किसी के लिए एक अवहेलना के जैसा हो जाता है, तो अनादर हो गया वहाँ पर। जैसे रोता पुत्र से पिता वन, रोते हुए पुत्र को छोड़ के पिता वन को जाना, मतलब जो जिम्मेदारी है उसको छोड़ के आप अपने किसी स्वार्थ के लिए वन को चले गए। तो इस तरीके से जब वाक्य आते हैं तो वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लगती है। ज़्यादातर संबंध अपने आप क्लियर होता है। जैसे पुत्र से पिता, तो पुत्र हो गया ना पुत्र के पिता, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस तरीके का प्रयोग षष्ठी का होना है। षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति कारक चिन्ह से ही ज़्यादातर प्रयोग हो जाते हैं। एक आध दो जगह जैसे हेतु में था, तो हेतु में भी इसका प्रयोग होना है, बस एक स्पेशल चीज़ थी। बाकी जो अलग अलग नियमों में अलग अलग पढ़ाया है उसके हिसाब से आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति थी, क्योंकि इसका क्रिया से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इसलिए कारक में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके साथ में हमारे कारक के सारे जितने भी टॉपिक थे स्टार्टिंग फ्रॉम कर्ता से लेके अधिकरण तक के, वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। सभी कारक में मैंने सभी के चिन्ह और जिस जिस रूल से वो लगते हैं वो सारे रूल्स बताए हैं। किस तरीके से वाक्य बनेंगे, मतलब वाक्य में कारक को किस तरीके से आप पहचान पाएंगे, ये सब उसमें बताए हैं। तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो है कारक का। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रत्यय का बनेगा, तो इसके आगे अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। इसके लिए आपने कारक के सारे वीडियोज़ देखे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।